हेलो स्टूडेंट, हमने कृतिका का सेकेंड चैप्टर पढ़ा है जो कि मृदुला गर्ग जी का है, मेरी संग की औरतें। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये आपके पोर्शन में भी है। तो इसके क्वेश्चन आंसर आज मैं आपको करवाऊंगी। आप अपने नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। आपके प्रश्न अभ्यास से आपका पहला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी। तो आपने जैसा चैप्टर में पढ़ा, लेखिका अपनी नानी को कभी नहीं देखा था। वो लेखिका की माँ के शादी के पहले ही उनका देहांत हो चुका था और लेखिका उनसे कभी न मिली थी, न उनको कभी देखा था। सिर्फ अपनी माँ से उन्होंने अपनी नानी के बारे में सुना था, लेकिन फिर भी वो उनके व्यक्तित्व और उनके चरित्र से प्रभावित थी पूरी तरह। वो इसलिए क्योंकि उनके नानी का जो व्यक्तित्व था वो एक बहुत ही साहसी, आज़ाद ख्याल और साथ साथ परंपरावादी महिला थी और एक सत्यनिष्ठ महिला थी। आपने देखा उनके व्यक्तित्व को कि उन्होंने कभी पर्दे से और घर से अपने आप को बाहर नहीं निकाला। ना वो कभी पर्दे से बाहर आई, ना ही वो कभी घर से बाहर निकली, लेकिन फिर भी घर के अंदर रहते हुए भी उन्होंने अपने अंदर के स्वतंत्रता और देश प्रेम की भावना को कभी मरने नहीं दिया। ये भावना उनके अंदर पनपती रही, बढ़ती रही, जिसका परिणाम आपने सबसे लास्ट में देखा कि जब वो मृत्यु के कगार पे पहुंचती हैं तो वो महिला जो कभी किसी के सामने नहीं गई, जो कभी पर्दे से बाहर नहीं आई, वो एक पराये पुरुष जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे मिलने के लिए आतुर हो जाती हैं। वो इसलिए कि उनको अपनी बेटी की शादी अपने पति की पसंद यानी कि अंग्रेजी जो सभ्यता थी या अंग्रेज़ों की जो हमारे देश पे शासन था उसके गुलाम लोगों से नहीं करना चाहती थी। जो उस अंग्रेजी सभ्यता के कायल थे, अंग्रेजी की गुलामी जो कबूल कर चुके थे, उससे वो अपनी बेटी की शादी नहीं करने देना चाहती थी। इसलिए वो अपनी जो इतनी मर्यादित महिला थी और उस मर्यादा को तोड़कर वो एक स्वतंत्रता सेनानी से मिली और पति के होते हुए भी उन्होंने ये साहस कर दिखाया कि उन्होंने डायरेक्ट उस एक स्वतंत्रता सेनानी से बात की और कही, मेरी बेटी की शादी मेरे पति के पसंद से नहीं बल्कि आपके पसंद से होगी और मैं अपनी बेटी के लिए एक क्रांतिकारी चुनना चाहती हूँ, जो मेरे बेटी का पति हो, एक क्रांतिकारी हो। तो ये उनके साहस का प्रतीक है। आजीवन जो औरत घर के अंदर पर्दे में रही और मरने के समय जब उन्हें लगा कि मैं नहीं रहूँगी तो मेरे साथ बेटी की शादी शायद किसी गुलाम से हो जाए जिसने दिल से अंग्रेज़ों की गुलामी स्वीकार कर ली हो, तो उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, साहस दिखाया और एक क्रांतिकारी पुरुष से बात करने के लिए तैयार हो गई। पति के होते हुए भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने डायरेक्ट अपने पति के मित्र को दे दी। ये भी एक बहुत ही साहस का बात है और साहस के साथ साथ इसमें लीक से हटकर कुछ नया करने की उनकी योग्यता को भी दर्शाता है। साथ साथ वो उन्होंने उनका एक और व्यक्तित्व का उनकी खासियत थी जिससे लेखिका प्रभावित थी कि उन्होंने कभी अपनी आज़ादी पर किसी का हक नहीं जमाने दिया, किसी को किसी के अंडर में नहीं आई। उनके पति एक अंग्रेजी सभ्यता के मानने वाले व्यक्ति थे, पूरी तरह अंग्रेज़ों के तरह रहन सहन उनका था, लेकिन फिर भी लेखिका ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और कभी स्वीकार नहीं किया उन्होंने अंग्रेजियत को, ना ही अंग्रेज़ों को, और अपने मन में देश प्रेम की भावना का दीप हमेशा प्रज्वलित रखा उन्होंने और वो देश के प्रेम से ओतप्रोत ही रहीं। वो पर्दे में रहती थी, अनपढ़ थी, लेकिन फिर भी वो एक सजग और आज़ाद ख्याल, स्वतंत्रता प्रेमी, देश प्रेमी महिला थी। ये जो सारे गुण थे, एक साहसी महिला थी, एक सुदृढ़ व्यक्तित्व की स्वामिनी थी
ऐसा व्यक्तित्व जिससे कोई भी प्रभावित हो सके। इस कारण से लेखिका उनसे प्रभावित रहीं और उनको बिना देखे सिर्फ उनके बारे में सुनकर उनके व्यक्तित्व से लेखिका काफ़ी प्रभावित थी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो लेखिका की नानी जो थी वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली, किसी भी तरह के आंदोलन में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कोई भागीदारी नहीं की, कोई भी आंदोलन में वो साथ में समर्थन करने नहीं गई, लेकिन वो हृदय से हमेशा ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहीं मन से। उन्हें अपने देश की स्वतंत्रता, अपने देश की आज़ादी, अपनी भारतीयता इतनी प्रिय थी कि उन्होंने मरते वक्त, जो कि कभी भी घर से बाहर जो नहीं निकली थी, जिन्होंने अपने पति के सामने भी पर्दा रखते हुए बात करती थी और अपने पति से भी कभी खुलकर अपनी इच्छा नहीं जाहिर की थी, ऐसी महिला जब देश की बात आई या देश प्रेम की बात आई तो उन्होंने अपने सारे नियम तोड़कर एक क्रांतिकारी पुरुष को अपने घर में बुलाकर उनके सामने बैठकर प्रत्यक्ष रूप से बात की और उन्होंने कहा कि मुझे एक अपने दामाद के रूप में एक क्रांतिकारी चाहिए जो कि देश को आज़ाद कराने में सक्षम हो, देश की आज़ादी में हिस्सा ले सके। तो इस तरह से उन्होंने अपने दामाद के रूप में एक क्रांतिकारी को चुन करके देश की आज़ादी में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। दूसरी बात, वो एक सरकारी अफसर की पत्नी थी, विलायत के पढ़े लिखे बैरिस्टर की पत्नी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बेटी की शादी एक ऐसे साधारण क्रांतिकारी से की जो देश के लिए तो कतई साधारण नहीं था, लेकिन अपने निजी जीवन में वो एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति जिसके पास पैसे का भी अभाव था, क्योंकि उन्होंने अपने सारे पैसे, सारी अपनी आर्थिक संपत्ति देश के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने में खर्च की थी। तो एक ऐसे सुविधा संपन्न घर की महिला जहाँ की पूरे रहन सहन पूरा जो जहाँ से सिर्फ अंग्रेजियत की बू आती हो, ऐसे माहौल में रहने वाली महिला अपनी बेटी की शादी एक ऐसे साधारण व्यक्ति से करती है जो कि क्रांतिकारी है। तो ये भी एक लोगों के लिए सीख है और लोगों को एक इससे साहस मिलता है, सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है और देश प्रेम का जो उद्गार है वह लोगों में प्रकट होता है। लोगों की तरफ एक ध्यान आकर्षित होता है कि नहीं, अच्छाई कहाँ है, हमको अपने देश के आज़ाद कराने में। एक ऐसी महिला जो कि पूरी तरह अंग्रेजी रहन सहन के बीच है, अंग्रेजी सुख सुविधाओं के बीच रह रही है, वो भी अपनी पुत्री की शादी एक क्रांतिकारी से करना चाहती है। तो ये एक लोगों के लिए एक तरह की सीख बन जाती है कि हमें अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहिए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। इतनी सुख सुविधाओं में पली लड़की एक क्रांतिकारी के घर जाना पसंद करती है, तो इसमें ज़रूर इन अंग्रेजी रहन सहन में कोई कमी है, नहीं तो कोई माँ ऐसा कार्य नहीं करेगी। अगर हमें अपने रहन सहन में, अपने अंग्रेज़ों के रहन सहन से हमें कुछ लाभ होगा या उस तरह से हमें ऐशो आराम मिलने का एहसास होता, तो एक ऐसे ही माहौल में रहने वाली महिला अपनी पुत्री की शादी एक साधारण क्रांतिकारी से नहीं करती। तो एक लोगों के लिए उदाहरण भी बन जाता है उनकी ये आज़ादी की भावना। अतः वह पर्दे के पीछे रहते हुए भी, यानी प्रत्यक्ष रूप से भी किसी लड़ाई में भाग न लेकर उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से पूरा सहयोग किया क्रांति में, आज़ादी की क्रांति में और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पूरा योगदान उनके हृदय से रहा। वो मन से कभी भी उन्होंने अंग्रेजियत को स्वीकार नहीं किया, ना ही अंग्रेजी रहन सहन को उन्होंने स्वीकार किया। उनके पति जो कि अंग्रेजी रहन सहन के ही थे और उसी के अनुसार अपना जीवन शैली चलाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उस अंग्रेजियत को स्वीकार नहीं किया और अपने अनुसार ही रहीं। वह एक आज़ाद ख्याल भारतीय परंपरावादी महिला थी और आज़ादी से उनको अपार स्नेह था, प्रेम था और अपने देश से भी उनको अगाध स्नेह था। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया कि लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही।
तो पहली भागीदारी तो उनकी यही हो गई कि उन्होंने एक अपने लिए एक क्रांतिकारी दामाद चुना, उसके रूप में उन्होंने भागीदारी दी। और ये उनकी सबसे बड़ी भागीदारी मानी जाएगी कि एक अंग्रेजी सरकार के नुमाइंदे की पत्नी होकर भी उन्होंने अपने दामाद को एक क्रांतिकारी के रूप दामाद को चुना, तो यह उनकी एक भागीदारी थी। उन्होंने अपने परिवार से एक क्रांतिकारी इस देश को देना चाहा और अपनी बेटी को उस मानसिकता से आज़ाद कराया जो कि अंग्रेज़ों की गुलामी की मानसिकता थी, उससे आज़ाद करा के एक स्वतंत्रता सेनानी के घर में अपनी पुत्री को सम्मान दिलाया। तो ये उनकी बहुत बड़ी भागीदारी हुई स्वतंत्रता संग्राम में। तीसरा क्वेश्चन है आपका, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में आपको वर्णन करना है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि जो परंपरावादी महिलाएं होती हैं सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से संभालती हैं, करती हैं, सबको बहुत स्नेह देती हैं, दुलार देती हैं, सारे कार्य गृह प्रबंध बहुत बढ़िया रखती हैं, वो लोगों का सम्मान पाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न कर, उन्होंने कोई परंपरा का पालन नहीं किया, फिर भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में बताइए लेखिका की माँ का व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो लेखिका के माँ की व्यक्तित्व की विशेषताएं आपने पढ़ा, वो लेखिका ने जैसा कि उनको नाम दिया परिजात कहानी की, परिजात यानी परियों जैसी थी वो, यानी बहुत ही सुंदर कोमल और कोमलांगी महिला थी। ये उनकी पहली विशेषता हो गई, उनकी ये तो ऊपरी विशेषता हो गई जो दिखता है। दूसरी विशेषता क्या थी, इतनी कोमलांगी इतनी सुंदर होने के बाद भी वह गांधी जी और अपनी माँ को सिद्धांतों को मानते हुए हमेशा वो एक खादी की साड़ी पहनती थी, अर्थात उन्हें अपने देश से प्रेम था और गांधी जी के सिद्धांतों को वो मानती थी। अपनी माँ के बताए हुए कार्यों का अनुसरण करती थी, माँ के सिद्धांतों को भी उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार किया। अतः न संभलने पर भी वह सारी रात जगकर खादी साड़ी पहनने का प्रयास करती रहती थी, प्रैक्टिस करती रहती थी। तो ये उनकी दूसरी विशेषता हो गई। उनकी सबसे बड़ी विशेषता जो लोगों के बीच में उनके सम्मान का कारण बनी, जिससे उनके परिवार के लोग उनसे श्रद्धानत रहते थे, उनकी ईमानदारी और सच्चाई थी। वह कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, हमेशा सत्य बोलती थी, ना ही कभी झूठ को स्वीकार करती थी। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनके व्यक्तित्व की। तीसरी विशेषता थी कि वह शिक्षा को सम्मान देने वाली, साहित्य को सम्मान देने वाली एक पढ़ी लिखी महिला थी। अपने जीवन का ज़्यादातर समय उन्होंने पुस्तकें पढ़ने और साहित्य चर्चा करने में, संगीत सुनने में बिताया। तो ये उनके जीवन की कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो लोगों को प्रभावित करती थी, शिक्षा को महत्व देती थी वो। दूसरी बात, वो कभी भी किसी की पर्सनल बातें, किसी की निजता की बातें किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कहती थी, इसलिए लोग उनको पसंद करते थे, उनसे अपनी बातें कहते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि वह कभी भी मेरी बात जो गोपनीय है वो किसी अन्य को नहीं कहेंगी, उस अन्य के सामने नहीं प्रकट होने देंगी। इसलिए उनके बाहर के लोग बहुत जल्दी दोस्त बन जाते थे उनके इस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कि किसी एक की बात दूसरे को न कहना। और पाँचवें नंबर पे आप देखेंगे कि वो एक बहुत प्रभावशाली, बहुत कोमल, परंपरा को न मानने वाली, कोई कार्य न करने वाली महिला होते हुए बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला थी। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था, इसीलिए उनकी हर कार्य में, घर के हर कार्य में उनकी राय ली जाती थी। सिर्फ राय ली नहीं जाती थी, बल्कि उस राय को, उनके दिए हुए सलाह को पूरी तन्मयता से, पूरे मन से उस पर कार्य किया जाता था, वो लागू भी होता था। उनकी जो भी राय रहती थी उसको पत्थर की लकीर की तरह उसका पालन होता था। उनके बताए हुए कार्यों का लोग
दिल से सम्मान करते थे और उसको उसी ढंग से उसका सिर्फ राय लेते नहीं थे बल्कि उसको करते थे और पूरे मन से पूरे मान सम्मान के साथ करते थे। अतः लेखिका की माँ की व्यक्तित्व की, उनकी पर्सनालिटी की ये सारी विशेषताएं थीं जिससे उन्हें घर से लेकर बाहर तक के लोगों का सम्मान मिलता था। दूसरा कथन है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। यानी लेखिका ने जो अपने घर के बारे में, अपने घर की औरतों के बारे में बताया है, उससे आपको उसको सोच के उसके अनुसार आपको ये बताना है कि लेखिका के घर की दादी के घर का माहौल कैसा था, वातावरण परिवेश कैसा था। तो आपने देखा लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समय के, उस युग के हिसाब से, उस समय के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अलग था। यानी लीक से हट, जैसे उनके घर की महिलाएं थी, औरतें थी लीक से हटकर, तो उनके घर का माहौल भी उसी प्रकार बिल्कुल लीक से हटकर था। उस समय के अनुसार उनके घर का माहौल बिल्कुल नहीं था। उनके घर की औरतों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। उनके घर में औरत पुरुष और लड़की लड़के में कोई भेद नहीं किया जाता था। उनकी दादी ने मन्नत मांग रखी थी कि परदादी ने कि मुझे मेरे बहू की पहली संतान पुत्री ही होनी चाहिए, जो कि उस समय के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भिन्न था माहौल। उस माहौल से बिल्कुल अलग बात थी। उस समय पुरुष प्रधान देश था, अतः लोगों की यही मनोकामना होती थी कि हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो। दूसरी बात, उनके घर के माहौल में कुछ लोग भले ही अंग्रेजियत को पसंद करते थे और कुछ लोग आज़ादी के दीवाने थे, क्रांतिकारी थे उनके घर में। लेखिका के पिता स्वयं भी एक क्रांतिकारी थे। वो देश प्रेम के आगे उनके घर में पैसों को महत्व नहीं दिया जाता था। सबसे बड़ी बात थी उनके घर के माहौल में लोगों को अपने अपने कार्य करने की आज़ादी प्राप्त थी। किसी को कोई रोक टोक नहीं था। सब लोग अपने अपने अनुसार अपना अपना कार्य करते थे। उनके घर में जो उस समय की एक खास परंपरा थी, घर में ताने मारने, उलाहने देने, ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। लेखिका की माँ कुछ भी नहीं करती थी, फिर भी लोग उनको सम्मान देते थे, आदर देते थे और उनकी राय भी मानते थे। इसके अलावा लेखिका की माँ के घर में बहुत ही शिक्षा का माहौल था। लोग शिक्षित और संस्कारी थे। आपने देखा कि उनके घर की सारी लड़कियाँ पढ़ी लिखी थीं। उनकी माँ भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी और साहित्य प्रेम रखती थी, अतः घर का माहौल काफ़ी साहित्यिक था। संस्कार अच्छे थे, लोग अपने बड़ों का आदर और सम्मान करते थे। इसके साथ साथ घर के सारे लोग मिलजुल कर काम करना पसंद करते थे। कोई भेदभाव नहीं था कि बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी स्त्री पर है या पुरुष पर है। सब लोग मिलजुल कर कार्य करते थे। अपने पराये की कोई भावना नहीं थी कि इनका बच्चा है तो वो पालन करें, उनका बच्चा है तो वो उसकी परवरिश करें। सब लोग बच्चों की सेवा, बच्चों की से प्रेम, बच्चों का कार्य करने के लिए पूरा परिवार एकजुट रहता था और कोई भी कार्य कोई भी आराम से कर लेता था। अगर कोई कार्य कोई नहीं कर सकता है तो उसके लिए उसको न कभी प्रेशराइज किया, यानी कभी उसके लिए उसको दबाव नहीं डाला जाता था, ना ही उसको कोई ताने उलाहने सुनने को मिलते थे। तो इस तरह आप देखेंगे कि लेखिका की दादी के घर का माहौल शिक्षित, साहित्यिक और स्त्रियों का सम्मान करने वाला, आज़ादी से परिपूर्ण माहौल था, स्वतंत्रता प्रिय माहौल था। उनके घर में खुशहाली और स्वतंत्रता भरपूर मात्रा में भरी हुई थी। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपने लेखिका की माँ के स्वभाव और लेखिका की दादी के घर का माहौल देखा। तो कहने का तात्पर्य यही होगा कि लेखिका की माँ का स्वभाव बहुत अच्छा, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, सुंदर, कोमल, पढ़ी लिखी, साहित्यिक महिला थी। और लेखिका के दादी के घर का माहौल आज़ाद ख्याल, नारियों का सम्मान करने वाला, साहित्यिक, संस्कारी और स्वतंत्र, हास परिहास से युक्त माहौल था। अपने अपने अनुसार कार्य करने को सबको आज़ादी थी। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है, आप अपनी कल्पना से लिखिए
कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। आपने देखा जब लेखिका की माँ पहली बार माँ बनने वाली थी, मंजुला भगत जी लेखिका की माँ के गर्भ में थी, उस समय लेखिका की परदादी मंदिर जाती हैं और पूरे ऐलान के साथ वह कहती हैं कि मुझे अपनी पुत्रवधू के लिए पहली संतान पुत्री ही चाहिए। तो यहाँ सबसे पहली बात मुझे जो लगता है, उन्हें बालिकाओं से, लड़कियों से प्रेम रहा होगा, लड़कियों से स्नेह रहा होगा, इसलिए वो अपनी पहली संतान पुत्रवधू की संतान पुत्री चाहती थी। क्योंकि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि उनके घर में पहले से कन्याएं नहीं थी, क्योंकि आपने पढ़ा उनकी ननद भी थी, उनकी बेटियां भी थीं, स्वयं उनकी अपनी भी बेटियां थीं, फिर भी उन्हें बेटी ही चाहिए थी। तो इसका मतलब पहला तो ये होगा कि उनको बेटियों से, लड़कियों से प्रेम रहा होगा, वो लड़कियों का काफ़ी सम्मान करती रही होंगी। दूसरी बात ये रही होगी, उस समय का जो माहौल था, जो नारियों को उपेक्षित दृष्टि से देखना, ये एक कारण हो सकता है। वो उन्हें लड़कियों से प्रेम और स्नेह था और वो समाज को दिखाना चाहती थी कि स्त्री जाति उपेक्षित नहीं है, बल्कि वो भी सम्मान की पात्र है, बल्कि कहीं पुरुषों से ज़्यादा वह सम्मानित है, उसको ऊंचा स्थान है। यह समाज को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया होगा कि लोगों के जहन में ये बात आए कि पुत्री भी बहुत ऊंची चीज़, अच्छी चीज़ होती है। ऐसी बात नहीं है कि पुत्र ही अच्छे होते हैं, ये दिखाने की बात रही होगी। तीसरी बात ये हो सकती है मेरे समझ से कि वो समाज में लीक से हटकर एक परंपरा कायम करना चाहती थी। जो पुरुष प्रधान समाज था, उसके मुंह पे एक करारा तमाचा रखना चाहती थी, समाज को एक जवाब देना चाहती थी कि समाज में पुरुष ही प्रधान नहीं है, महिला का भी उतना ही स्थान है, एक स्त्री का भी उतना ही सम्मान है, वो भी बराबर की भागीदारी है हर कार्य में। अतः इसको समाज को दर्शाने के लिए उन्होंने लीक से हटकर यह कार्य किया और एक नई परंपरा की शुरुआत की कि पुत्री कहीं ज़्यादा मायने रखती है मेरे जीवन में एक पुत्र की अपेक्षा। एक कारण रहे होंगे मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पे पाठ के आधार पे आपसे पूछ रहा है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्कसंगत उत्तर दीजिए। यह उत्तर आपको पाठ पर आधारित देना है। तो आपने एक घटना देखी, एक चोर जो कि परदादी के कमरे में घुस जाता है और दादी ना उसे डांटती हैं, ना उसको पकड़वाती हैं, ना उसे किसी तरह का दंड देती हैं, ना ही उसे किसी तरह का उपदेश देती हैं। उससे बहुत सामान्य ढंग से, जैसे अपने परिवार से कोई बातचीत करता है उसी ढंग से, सहजता, यहाँ से पूछा गया है किस सहजता से, तो वो सहजता से ही उस चोर से कहती हैं, अपने लिए पानी मांगती हैं, फिर उससे पानी मंगाकर पीती हैं और उसी पानी से, उसी लोटे से उस अपरिचित चोर को, उसको भी पानी पिलाती हैं। फिर सहसा उसे अपना पुत्र प्रमाणित कर देती हैं और कहती हैं अब तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारी मर्जी। उसको उसकी इच्छा पे छोड़ देती हैं, तुम्हारी मर्जी। जब वो पकड़ा जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि वो एक चोर है, तो वो उसको बड़े सहज ढंग से बताती हैं कि तुम चाहो तो चोरी करो, अन्यथा तुम खेती बाड़ी भी कर सकते हो। और जो कुएं पे पानी भरते समय जो दरवान, जो रक्षक उन्हें पकड़ कर लाता है, उसको भी कहती इसको छोड़ दो, ये तो मेरा बेटा है, इसने और मैंने एक ही बर्तन में पानी पिया है, तो ये तो मेरा पुत्र हो गया। अभी ये जाने मेरे पुत्र होने के नाते ये खेती बाड़ी करना चाहता है या चोरी जैसा घृणित कार्य करना चाहता है। तो इस घटना से, इस चैप्टर के हिसाब से, इस पाठ के आधार पे हमें ये पता चलता है
कि उस चोर को न परदादी जी ने डराया, न धमकाया, न उसे किसी तरह की सज़ा दी गई, ना ही उसे बैठा करके बहुत लंबे चौड़े उपदेश उन्होंने सुनाए कि ये करना चाहिए, इससे ये फल मिलेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है। कोई उपदेश न दिए, न कोई दंड दिया, न उसे पकड़ा गया, ना किसी तरह का उसे डर पैदा किया गया, ना धमकाया गया कि ऐसा करोगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। धमकी भी नहीं दी गई किसी प्रकार की। बहुत ही सहज भाव से लेखिका की परदादी ने उसे कहा कि तुम चाहो तो चोरी कर सकते हो, तुम आगे भी नहीं चाहते हो, अगर तुम सही सुधरना चाहते हो, मेरे बेटे हो कि होकर रहना चाहते हो, तो तुम खेती बाड़ी कर सकते हो। ये सहजता चोर के दिल को भी छू गई। उसने सोचा कि इतनी बड़ी बात को ये चाहती तो हमें पकड़ सकती थी, पिटवा सकती थी, कारागार में डलवा सकती थी, लेकिन इन्होंने कितने सहज ढंग से मुझे अपना एक चोर होने के बावजूद मुझे एक पुत्र होने का सम्मान दिया, और उसके बाद ही मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला, उपदेश तक नहीं दिया, और बड़े सहजता से कह दिया कि तुम चाहो तो चोरी करो, तुम्हारी इच्छा नहीं तो तुम खेती बाड़ी कर सकते हो। ये सहजता चोर के दिल को छू गई और उसने चोरी छोड़कर एक कृषक का काम करना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी शुरू कर दी। तो इस चैप्टर को पढ़ने से, इस घटना को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि किसी की गलती पर किसी को डराने, धमकाने, उपदेश देने के बजाय अगर हम सहज भाव से उसको मौका देते हैं कि तुम सुधर सकते हो, तुम इस बेटर कार्य कर सकते हो, इस बुराई को छोड़ सकते हो, तो उसके सुधार के लिए शायद वह एक ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। इस पाठ के आधार पे तो यही लगता है कि किसी को भी डराने, धमकाने, उपदेश देने, बंदी बनाने, दंडित करने की अपेक्षा सहजता से उसको प्रेम से स्वीकार कर लेना और उससे नॉर्मल व्यवहार करना, सामान्य व्यवहार करना उसके सुधरने के लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होगा, और वो सुधर सकता है ऐसी इस तरह की गतिविधियों से। अगला क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर लिखिए। ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन। 6ठा क्वेश्चन है आपका, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षा हर बालक का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मिलना ही चाहिए, उसका अपना अधिकार है। हम किसी बालक को अगर शिक्षा देते हैं या शिक्षित करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि यह उस बच्चे का अधिकार है। हम उसको अपना कुछ नहीं देते, बल्कि उसे उसका अधिकार देते हैं जो कि स्वयं उसका अधिकार है। इस बात को लेखिका ने अपने प्रयासों से सिद्ध कर दिया है। इस चैप्टर में लेखिका जब बागलकोट में, कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे कस्बे में गई थी जहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था, यहाँ तक कि लेखिका के अपने भी बच्चों के पढ़ाने की दिक्कत आ गई थी, उनके बच्चे पढ़ने लायक हो गए थे और वहाँ कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहाँ वो अपने बच्चों को का दाखिला दिला सकें, एडमिशन करा सकें। तो लेखिका उसके लिए कैथोलिक बिशप मिशनरी से रिक्वेस्ट करती हैं, एक एप्लीकेशन भेजती हैं, प्रार्थना पत्र भेजती हैं कि यहाँ पे एक स्कूल खोला जाए और बच्चों की पढ़ने की सुविधा दी जाए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। लेकिन वहाँ से नकारात्मक जवाब मिलता है, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन जनसंख्या की कमी होती है, क्रिश्चियन जनसंख्या, क्रिश्चियन बच्चों की का बाहुल्य नहीं है। तो कैथोलिक बिशप जो है मना कर देता है कि यहाँ पे क्रिश्चियन बच्चे नहीं हैं ज़्यादा संख्या में, तो स्कूल नहीं चल पाएगा। लेखिका अपने कार्यों से ये सिद्ध करती हैं कि गैर क्रिश्चियन बच्चे भी शिक्षा पाने के योग्य और अधिकारी हैं। फिर भी वो लोग शर्त रखते हैं कि अगर आप ये शर्त मानिए कि 100 वर्षों तक ये स्कूल चलता रहेगा तभी हम स्कूल खोल पाएंगे। तो लेखिका गुस्से में आ जाती हैं और उन्हें बोल देती हैं कि ऐसा तो कोई नहीं शर्त मान सकता है, ऐसा विश्वास कोई नहीं दिला सकता है कि ये स्कूल 100 बरस तक, स्कूल क्या कुछ भी 100 बरस तक चल सकता है। तो ये तो स्कूल की बात है।
इसलिए वो लोग भी रुष्ट हो जाते हैं और उन्होंने स्कूल खोलने से मना कर दिया कि आपका अपना विषय है, आपकी अपनी समस्या है, इसका निदान भी आप ही कीजिए। और लेखिका इस सच्चाई को एक्सेप्ट भी करती हैं कि ये उनकी समस्या है। फिर वह अपने अथक प्रयासों तथा अपने ही तरह के आज़ाद ख्याल और मेहनती लोगों का साथ लेकर एक स्कूल खोलती हैं जिसमें वो 3 भाषाएं का ज्ञान देती हैं, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, जो कि कन्नड़ तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा ही थी, अंग्रेजी, हिंदी जो कि उस समय की मुख्य भाषाएं थीं। और वो स्कूल खोलकर प्राइमरी स्तर का उन बच्चों को शिक्षा देती हैं। इतना ही नहीं, वह सरकार से मान्यता भी दिलवाती हैं उस स्कूल को, ताकि उस स्कूल की में पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी ख्याति प्राप्त स्कूल में कहीं अगर अलग शहर में दाखिला प्राप्त हो सके, दाखिला मिल सके। अतः वह उसके लिए पूरा प्रयास करती हैं। अथक प्रयास करने के बाद स्कूल खोलती हैं। पहले तो वह कैथोलिक मिशनरी से स्कूल खुलवाने का प्रयास करती हैं, फिर नहीं उनके मना करने पर वह स्वयं एक जुझारू की तरह सामने आती हैं और बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने एक विद्यालय खोला जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। उसमें उनका सहयोग करने वाले वहाँ के और भी मेहनती लोग रहते हैं जो उनका साथ देते हैं और स्कूल खुलता है जिसमें उनके भी तथा अन्य अधिकारियों के भी बच्चे पढ़ते हैं और इतने अच्छे ढंग से पढ़ते हैं कि अन्य ख्याति प्राप्त स्कूलों में अलग अलग शहरों में उनके दाखिले हो जाते हैं। फिर छठा क्वेश्चन है आपका, 7वां क्वेश्चन है आपका, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो पाठ में आपने देखा कोई भी इंसान हो, कितने भी अच्छे कार्य करे, आपके लिए कुछ भी करे, आपका बहुत सेवा करे, आपको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए, आपके लिए गिफ्ट दे, लेकिन आप उसको उसके सामने उससे ढंग से बात तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको श्रद्धा के भाव से नहीं देख सकते हैं। श्रद्धा और सम्मान समाज में उसी को मिलता है जो उसका अधिकारी हो। उसका अधिकारी कौन लोग होते हैं? जो सत्यवादी हों, कर्तव्यनिष्ठ हों, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हों, जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो कि सामने वाले को, अगल बगल परिवेश में सुनने वाले, देखने वाले, जानने वालों को प्रभावित कर सके। वह प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे बनता है? सच्चाई, ईमानदारी और शिक्षा से। जब आपके अंदर शिक्षित होने का गुण होगा, आप शिक्षित होंगे, आप लोगों को अच्छे उपदेश दे सकते होंगे, अपने कार्यों से, अपने उच्च कार्यों से लोगों को प्रभावित कर सकते होंगे, आपकी शिक्षा उच्च स्तर की होगी, आपके संस्कार उच्च स्तर के होंगे और आप काफ़ी ईमानदार और सत्यवादी होंगे, किसी की बात किसी से नहीं कहेंगे। ऐसे लोगों को समाज में श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि वो श्रद्धा के पात्र होते हैं। ऐसे इंसानों को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है जो कि सच्चे हों, ईमानदार हों, प्रभावी व्यक्तित्व के स्वामी हों, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जिनका, और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हों, किसी की बात ना एक दूसरे से कहते हों। इस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए समाज में श्रद्धा पाने के लिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन अथवा लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपने देखा लेखिका ने सबसे आखिरी में कहा है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इसका मतलब क्या हो गया? लेखिका को और लेखिका की बहन को अकेलापन काफ़ी प्रिय था। लेखिका की बहन रेणु जो थी वह एक ऐसे व्यक्तित्व की मालकिन थी, ऐसे व्यक्तित्व की स्वामिनी थी जो लीक से हटकर कार्य करना पसंद करती हों। लीक से हटकर रहने वालों को अकेलापन पसंद आता है क्योंकि उन्हें
कतार में चलने की आदत नहीं होती, लाइन में खड़े होने की आदत नहीं होती है। उन्हें वो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वो खुद करती हैं। आपने देखा लेखिका और लेखिका के बहन दोनों में एक गुण उभर कर सामने आता है, दोनों ही जिद्दी स्वभाव के हैं। लेकिन उनका जिद कभी भी किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं है जो समाज के लिए अवांछनीय हो, गलत हो। वो हमेशा समाज में ऐसे उदाहरण पेश करती हैं अपने जिद के द्वारा, जो कि लोगों को आगे बढ़ने में या कुछ नया सोचने में मदद कर सकता है। जैसे आपने लेखिका के स्वभाव जिद का देखा एक उदाहरण कि वो विद्यालय खोलने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाती हैं, जिद ठान लेती हैं कि नहीं, इन बच्चों को शिक्षा मिलेगी। तो सरकार जो कैथोलिक बिशप है उसके मना करने पर भी वो स्वयं आगे आती हैं, विद्यालय खोलती हैं, अपने जैसे इस तरह के जिद्दी और मेहनती लोगों को इकट्ठा करती हैं और विद्यालय खोलती हैं। बच्चों को शिक्षा भी मिलती है और विद्यालय को मान्यता भी प्राप्त हो जाती है। ये उनके जिद का एक एग्जाम्पल है। उनके बहन को आपने देखा, लोगों के लाख मना करने पर और पूरे शहर में सुनसान यातायात प्रतिबंधित हुई, बस भी नहीं आया, फिर भी लेखिका विद्यालय गई। ये भी बात लोगों में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि आपको जो करना है, आपका जो लक्ष्य है निर्धारित है, उस पे आप कार्य करिए। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपना लक्ष्य दिखाई देते रहना चाहिए, आपको अपने लक्ष्य पे कार्यरत रहना चाहिए। दूसरी बात आपने देखी, लेखिका की बहन तपती दोपहरी में, गर्मी में वो गाड़ी से नहीं आती हैं, क्योंकि वो अपनी जिद की पक्की हैं और कहती हैं कि ये सामंतशाही का प्रतीक है। इतनी कम दूरी के लिए गाड़ी में बैठ के जाना ये सामंतशाही को का प्रतीक है और मैं सामंतशाही को प्रोत्साहन नहीं दे सकती। तो ये स्वभाव आप देख रहे हैं। ऐसे इस स्वभाव के लोग जो अपने जुनून के पक्के हों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून जिसमें हो, वो एकांत प्रिय होते हैं। एकांत में रहना ही उन्हें पसंद होता है। और जहाँ तक लेखिका की बात है, तो लेखिका एक लेखक है। एक लेखक का स्वभाव ही होता है एकांत प्रिय, क्योंकि जैसा मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करते समय आपको बताया कि एकांत में उसकी कल्पना उड़ानें भर पाती हैं अच्छी तरह से, और उसकी कल्पना की उड़ानें बहुत दूर दूर तक जाती हैं, जो कि उनके रचनाओं में मुखर हो उठती हैं उनकी कल्पनाएं। तो एक लेखक को हमेशा अकेलापन, एकांत प्रिय लगता है, क्योंकि वो अपनी रचनाओं को आधार दे पाता है, उनको साकार कर पाता है, अपनी कल्पनाओं को साकार रूप दे पाता है, उनको उद्धृत कर पाता है। तो ये सारी विशेषताएं इनके अंदर थी एक लेखक होने की। तो लेखक की जो विशेषताएं होती हैं वो लेखिका के अंदर मौजूद थी। उनकी बहन लेखिका नहीं थी, लेकिन अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। उनका जिद्दी पने का स्वभाव दोनों बहनों का, शायद लेखिका की बहन लेखिका से ज़्यादा भी कुछ जिद्दी स्वभाव की थी। और आपने दोनों बहनों के स्वभाव को देखा कि दोनों किस तरह से अपने जिद की अपनी पक्की थीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी की नहीं सुनती थीं, किसी को की नहीं मानती थीं, और अपने कार्य को कैसे करना है वह उसको अच्छी तरह से जानती और समझती थी। उसी के अनुसार वो कार्य करती थी, जिससे उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। उन्होंने अपने जिद से कभी किसी को हताहत नहीं, दुखी नहीं किया, किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाई। ऐसी जिद उन्होंने कभी नहीं की। तो यहाँ आप लेखिका के तथा लेखिका के बहन के स्वभाव से परिचित हुए। यहाँ व्यक्तित्व के बारे में आपके विचार पूछा गया था। आपके अपने जो भी विचार हों वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। थैंक यू।